तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस जो बतलाए थे उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। एक तो आप लोग का आपके ग्रुप में एक नोट्स भेजे थे, आप लोग को म्यूट कर रहे हैं ताकि जो रिकॉर्डिंग हो उसमें आवाज नहीं जाए। आप लोग को जो पूछना होगा सो पूछिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग को एक नोट्स भेजे थे और जो हर एक चैप्टर का आपको नोट्स भेजेंगे। आपको कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, केवल क्लास अटेंड करने की जरूरत है और पढ़ाई के लिए समय देने की जरूरत है। जो भी नोट्स भेजेंगे उसको आप अपने बैंक से आप उसका डाउनलोड करके फोटो कॉपी करा लीजिएगा। बस इतना ही एक्सपेक्टेशन आपसे है कि नोट्स का फोटो कॉपी करा लीजिएगा, और जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसका सारे का नोट्स दे देंगे। 2 मंथ पढ़ लीजिए, आपका बहुत कुछ सुधार देंगे। जीआईबी तो निकल ही जाएगा, साथ में प्रमोशन एग्जाम भी अगर है वो सब भी निकल जाएगा। जितना बेसिक बैंकिंग टर्म है वो सब सुधर जाएगा। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के डेट में है, कंसेप्ट को समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के डेट में है मार्केट। एक तरफ जिस बैंक में आप काम करते हैं, एक तरफ बैंक है एंड दूसरे तरफ आपका मार्केट है। इस दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, बैंक में एंड मार्केट में क्या डिफरेंस है? बैंक जो है वो मार्केट का पार्ट नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो अगर हम लोग इनिशियल डिफरेंस को समझे, अच्छा, अगर मेरी आवाज में प्रॉब्लम हो कभी भी या आपको स्क्रीन देखने में प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं रिफ्रेश कर दूंगा, 1 सेकंड लगता है। तो बैंक क्या है एंड मार्केट क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो बैंक में जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये आपका फिक्स होता है। और ये फिक्स कौन करता है? तो बैंक का जो अल्को कमेटी है, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी है। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी क्या है? तो अगेन बैंक का जो डिफिनेशन है, बैंक का डिफिनेशन क्या है? संतोष जी बताइए, बैंक का डिफिनेशन क्या है? अ बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फॉर द पर्पस ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट। लेंडिंग। हाँ, तो बैंक जो है एक प्रकार का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है? जो केवल फाइनेंस में डील करती है, उसका कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता है। बैंक एक प्रकार का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि इसका कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होगा, लाइक टाटा कंपनी, मारुति कंपनी, इसका फिजिकल प्रोडक्ट है। बैंक जो है एक प्रकार का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया में है वो एक प्रकार का सर्विस देती है। ठीक है, तो उसी में आपका बैंक भी है जो एक प्रकार का सर्विस बैंक, हम लोग कहते भी है कि बैंकिंग सर्विस। तो बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। अब डिपॉजिट वर्ड जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिट का मतलब होता है कि आप कोई ना कोई अकाउंट में पैसा लेते हैं। जैसे कोई एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को पैसा दे रहा है तो इसको डिपॉजिट ऑफ मनी नहीं कहेंगे। बात समझ रहे ना, एक फ्रेंड जो दूसरे फ्रेंड को पैसा दे रहा है इसको हम लोग डिपॉजिट ऑफ मनी नहीं कह सकते। लेकिन बैंक जो पैसा लेती है कस्टमर से, इसको हम लोग डिपॉजिट ऑफ मनी कहेंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर अकाउंट पे आप देते हैं। अब बैंक जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है ये 2 फॉर्म में करती है। एक तो आपका एनडीटीएल होता है, एनडीटीएल, एंड दूसरा आपका पारा बैंकिंग, पारा बैंकिंग। एनडीटीएल का क्या मतलब होता है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। एनडीटीएल का मतलब होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। एनडीटीएल में आपका 2 टर्म है, एक आपका डीएल है एंड दूसरा आपका टीएल है। डीएल का मतलब डिमांड लायबिलिटी, डिमांड लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटी क्यों? क्योंकि जो डिपॉजिट वाला पार्ट है वो बैंक के लिए लायबिलिटी होता है।
लाइबिलिटीज होता है। लाइबिलिटीज का मतलब हर समय रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर समय लोन ही नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक्चुअली, कि मेरे ऊपर जो है पर्टिकुलर लाइबिलिटी है, तो इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोन भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में है कि इसका पैसा लिए उसको दे देना, वो भी लाइबिलिटी के अंडर आता है। मतलब लाइबिलिटी का मतलब हर समय लोन ही नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो बैंक जो पैसा एक्सेप्ट कर रही है एज ए डिपॉजिट के रूप में, वो जब भी कस्टमर मांगेगा तो उसको देना है, तो ये बैंक की लाइबिलिटी है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनडीटीएल। मतलब यहाँ पे डीएल मतलब डिमांड लाइबिलिटी। तो सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट टाइप का जो डिपॉजिट आप लेते हैं, जिसमें पैसा जब भी जो कस्टमर पैसा रखता है और जब भी वो डिमांड करता है तो आप दे देते हैं। अलग अलग लेने का उसका मीन हो सकता है। एक आपका हो सकता है चेक के थ्रू ले ले, विड्रॉल फॉर्म के थ्रू ले ले, नेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, बहुत सारे ऐसे है, यूपीआई है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वेज है जिससे वो पैसा ले सकता है और आप उसको देंगे। आप ज्यादा इफ एंड बट नहीं कर सकते, वो आपका डिमांड लाइबिलिटी में आ जाता है। टाइम लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, एफडीआरडी टाइप का जो डिपॉजिट है, एक पार्टिकुलर टर्म के लिए कमिटमेंट करता है आपके साथ। ये अलग बात है कि आरबीआई बोलती है कि अगर उसके बीच में मांगता है तो आप वहां भी इनकार नहीं कर सकते हैं। एफडी कर लिए, जब मान लेते हैं 5 साल के लिए, 5 ईयर के लिए, उसके बीच में अगर वो विड्रॉल करना चाहता है तो करे। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिएगा, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कट कीजिएगा, बट मना नहीं कर सकते। इसी को मिलाकर हम लोग एनडीटीएल कहते हैं। 2000 के बाद बैंक पारा बैंकिंग भी करने लगी है। पारा बैंकिंग का मतलब क्या होता है, पारा बैंकिंग का मतलब होता है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट मतलब ये बैंक का कभी अपना प्रोडक्ट नहीं था। 2000 के बाद बैंक को लगा कि हम लोग को कहीं और से अर्निंग हो सकता है, क्योंकि बैंक का फाइनेंशियल स्थिति थोड़ा सा डावाडोल था एनपीए वगैरह के चलते। तो सरकार ने सोचा, आरबीआई ने सोचा, बैंक ने खुद सोचा कि अगर हम दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से टाई अप करते हैं और कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में हम लोग काम करते हैं तो मेरा अर्निंग बढ़ेगा। तो वही बैंक थर्ड पार्टी प्रोडक्ट के रूप में काम करने लगी, जिसको हम लोग मार्केटिंग की भाषा में क्रॉस सेलिंग भी कहते हैं। क्रॉस सेलिंग तो एक ही काम है जिसके 3 नाम है। ठीक है, पारा बैंकिंग कर लीजिए, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट कह लीजिए, क्रॉस सेलिंग। इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें आपका इंश्योरेंस आएगा, जितने भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस आएगा, म्यूचुअल फंड आएगा, पीपीएफ आएगा, सुकन्या समृद्धि योजना आएगा। ठीक है, और भी जितना भी आ जाता है, अटल पेंशन योजना है, ईटीसी कर देते हैं, बहुत सारे ऐसे स्कीम है। तो ये पारा बैंकिंग क्यों है, तो एक तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बैंक के पास जो फंड आता है जिसपे बैंक काम करती है। अब बैंक क्या है, बैंक भी एक बैंक, सबसे पहले तो ये समझिए कि बैंक एक प्रकार की कंपनी है। कंपनी है जो कि कंपनी एक्ट से रजिस्टर्ड है, कंपनी एक्ट से रजिस्टर्ड है। अब वैसी कंपनी नहीं है जैसे टाटा कंपनी है, बिरला कंपनी है, मारुति कंपनी है, क्योंकि वो फिजिकल प्रोडक्ट बनाती है। बैंक जो है फाइनेंशियल प्रोडक्ट में डील करती है। तो बैंक के पास जो एनडीटीएल से फंड आता है, इसी का बैंक लोन देती है एंड इन्वेस्टमेंट करती है। तो यहाँ पे एक चीज बताया था कि जो पारा बैंकिंग का जो पैसा है, ये फंड के रूप में नहीं जाता है। इस ये जो डील करती है रेस्पेक्टिव कंपनी को चल जाता है, जैसे कि इंश्योरेंस का पैसा इंश्योरेंस कंपनी को, म्यूचुअल फंड का पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को, और वहां से आपको पैसा कमीशन के रूप में आता है। तो उसको आप कमीशन जो है उसको आप फंड के रूप में काउंट कर सकते हैं। तो जो बैंक के पास पैसा आता है उसको बैंक लोन देती है, लेकिन लोन में एक चीज जो होता है, रिस्क होता है। अब बैंक जो है एक प्रकार का बताया ना कि वैसी कंपनी नहीं है जैसे दूसरे कंपनी प्रोडक्ट, पार्टिकुलर प्रोडक्ट बनाते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट बनाते हैं। बैंक जो है वो सर्विस देती है, बैंक जो है सर्विस देती है, बट है तो कंपनी ही, है तो बिजनेस ही। और जहां बिजनेस होगा वहां पे क्या होगा, रिस्क होगा। तो जो दूसरे टाटा कंपनी है उसके पास भी रिस्क है। क्या रिस्क है कि उसका प्रोडक्ट सेल होगा कि नहीं होगा, उसका प्रोडक्ट जो है कुछ रखा बर्बाद हो गया, बहुत सारे अलग अलग तरह के रिस्क होंगे। बट बैंकिंग के साथ क्या रिस्क है कि कस्टमर पैसा ले लिया, लोन ले लिया और वापस नहीं किया, तो दिस इज नोन एज क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क समझ में आ रहा है ना। तो बैंक को 4 प्रकार का रिस्क है, ये प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था। कौन कौन सा 4 प्रकार का रिस्क है,
तो नोट कीजिए, सबसे पहला रिस्क है क्रेडिट रिस्क, दूसरा रिस्क है लिक्विडिटी रिस्क, डीटी रिस्क, तीसरा रिस्क है मार्केट रिस्क एंड चौथा रिस्क है ऑपरेशनल रिस्क। ये हम लोग टाइम टू टाइम इसको डिस्कस करेंगे, बट ये आपके पास टंग पे होना चाहिए। क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशन रिस्क। तो क्रेडिट रिस्क कहाँ होगा? तो जब बैंक लोन में डील करेगी और ये लोन अगर एनपीए में कन्वर्ट होने का खतरा होता है, नॉन एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट होने का खतरा होता है, तो दिस इज नोन एज क्रेडिट रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क कहाँ मिलेगा? तो बैंक के पास किसी भी तरह की पैसा की कमी है, अगर बैंक पैसा की कमी के चलते कोई काम नहीं कर पा रहा है, जैसे कि डिपोजिटर का जो पैसा है उसको नहीं दे पा रहा है, तो दिस इज नोन एज लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है, लिक्विडिटी रिस्क। तो बैंक के पास जो पैसा आता है एनडीटीएल के रूप में या जैसा भी रूप में, इसका ये 100% पैसा लोन के रूप में नहीं देती है, कुछ पार्ट बैंक इन्वेस्टमेंट करती है। वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करती है? तो अगेन मार्केट में करती है, और इसी मार्केट को हम लोग को पढ़ना है। इसीलिए बार बार हम आपको समझा रहे हैं, रटा रहे हैं कि अब आप समझिए कि मार्केट क्या है। तो बैंक बैंक जो है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है, इसी मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग को पढ़ना है, जो आपके पूरा इकोनॉमी जो है, पूरा इकोनॉमी है, इस मार्केट को ही रिप्रेजेंट करता है। इकोनॉमी बैंक को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इकोनॉमी किसको रिप्रेजेंट करता है? मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। जो मार्केट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको इकोनॉमी का है। जो पहला पेपर है आपको, उससे उससे बैंक को कोई लेना देना नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? जो फर्स्ट पेपर है उसमें बैंक का कहीं कुछ नहीं है। एक आध चीज मान लेते हैं क्योंकि बैंक डील करती है इसलिए वो है, लेकिन टोटल का टोटल जो फर्स्ट पेपर है वो मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट टाइप का जो मार्केट है उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है, इसको फिर बताते हैं। सब चीज मिक्स करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, पहले ये डिफिनेशन कर ले। तो अगेन ये जो बैंक इन्वेस्टमेंट करती है ये मार्केट में करती है। ठीक है, तो बैंक का जो डिफिनेशन हो गया कि बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फॉर द पर्पस ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट। एकदम टर्म पे होना चाहिए। और बैंक का जो पारा बैंकिंग है ये बैंक का एनडीटीएल में नहीं आता है। तो ये जो क्रॉस सेलिंग है या पारा बैंकिंग या थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है, ये अगेन मार्केट है। अगेन ये मार्केट है, ये आपको मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट है, मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट। तो ये हो ही नहीं सकता है कि आप मार्केट को ना पढ़ें। समझ में आ रहा है ना? तो बैंक इन्वेस्टमेंट करेगी कहाँ? तो मार्केट में। बैंक के कस्टमर आपके पास जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका एक जो पोर्शन है जो पारा बैंकिंग है वो मार्केट से आता है। तो आखिर मार्केट है क्या जो बैंक से क्यों डिफरेंट है? बैंक पहले जो डील करती थी, जो बैंक का अपना एनडीटीएल था और लोन देती थी, तो अब ये मार्केट वाला बात कहां से आ गया? इसी बात को हमको समझना है। और यही बात हम लोग के मॉडल डी में है, डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट। या पूरा इकोनॉमी जो है वो आपका पूरा जो मार्केट है वो आपका फर्स्ट पेपर है। तो बतला रहे थे कि बैंक के पास अगर आप जाते हैं तो बैंक के पास जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट होगा जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो फिक्स्ड होगा, जिसको बैंक के अल्को कमेटी डिसाइड करेगी। अल्को कमेटी मतलब एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी। ये जो आपका डिपॉजिट वाला पार्ट हो गया ये आपका लायबिलिटी हो गया, एंड लोन एंड इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट जो हो गया ये बैंक के लिए एसेट हो गया। बैलेंस शीट का यही दो जो है अलग अलग आपके आपको साइड है, एसेट एंड लायबिलिटी। बैलेंस शीट का दो दो साइड होता है, लेफ्ट साइड जो होता है लायबिलिटी होता है, राइट साइड एसेट होता है। तो यही दो साइड है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, जो हम लोग अकाउंटिंग में संडे से पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया जो बैंक खुद डिसाइड करती है, बैंक का अल्को कमेटी डिसाइड करती है। ये अलग बात है कि जो बैंक का अलग अल्को कमेटी है ये बहुत सारे फैक्टर को देखती है, बहुत सारे फैक्टर्स को देखती है और तब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करती है। जिसमें एक जो फैक्टर है वो आपका है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी अब कैसे आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर देती है, डिक्रीज कर देती है,
तो बैंक को भी अपना लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज डिक्रीज करना होता है, और उसका असर आपके एफडी पर भी पड़ता है। तो डायरेक्टली आरबीआई कुछ ऐसा करती नहीं है, लेकिन वो मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ चेंजिंग करती है, और इससे चलते आपको ये प्रॉब्लम होता है। आज मॉनेटरी पॉलिसी को भी हम लोग देखेंगे। समझ में आ रहा है ना? मॉनेटरी पॉलिसी एक बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको है लार्जली आपको इफेक्ट करता है, और सभी ईटीसी कर देते हैं, क्योंकि हम लोग ये ज्यादा नहीं इस पर ध्यान देंगे। ठीक है ना? एफडी आरडी वगैरह पे हम लोग विशेषकर हम लोग मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट को देखेंगे। केवल हम ये बतला रहे हैं कि बैंक के जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है वो फिक्स है, वो अल्को कमिटी डिसाइड करती है, और उसमें जो चेंजेज आता है वो फ्रिक्वेंटली नहीं आता है। बैंक का जितना भी प्रोडक्ट होगा, इसका जो एक ग्राफ होगा वो एक्स लाइन के पैरेलल होगा। ठीक है ना? एक्स लाइन के पैरेलल होगा, क्योंकि पहला दिन ही मालूम है कि अंतिम दिन क्या मिलेगा। अब चले आते हैं मार्केट, कि मार्केट में जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट होगा, ये आपको वेरिएबल होगा, वेरिएबल होगा। ठीक है ना? इसका फिक्स होगा, ये वेरिएबल होगा। इसका अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे, ये ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। अब ये कितना बड़ा अप एंड डाउन होगा, ये डिपेंड करेगा कि वो कैसा उसमें फैक्टर है। ये अल्को कमिटी डिसाइड करेगी, बट इसका जो वेरिएबिलिटी होगा ये खुद मार्केट डिसाइड करेगी। जो मार्केट का फैक्टर है, जो मार्केट के वेरियस फैक्टर है, फैक्टर से वो डिसाइड करेगा। तो देखिए, पूरा का पूरा जो मार्केट है, यही आपका मॉडल डी है। इकोनॉमी का जो मॉडल डी है, वो पूरा का पूरा डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट है। आइए कुछ मार्केट का नाम ले लेते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट जो मार्केट है उसका नाम लेते हैं। सबसे पहला मार्केट आता है मनी मार्केट। दूसरा मार्केट आता है कैपिटल मार्केट। इसी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कैपिटल मार्केट का, क्योंकि ज्यादा जो अर्निंग होता है वो यहीं से होता है। ठीक है ना? इसी दोनों को मिलाकर आपका म्यूचुअल फंड मार्केट होता है, म्यूचुअल फंड मार्केट। इसके बाद से आपको इंश्योरेंस मार्केट आता है। फॉरेक्स पहले नाम लेते हैं, फॉरेक्स मार्केट। ठीक है? इसके बाद से इंश्योरेंस मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट। इसलिए इंश्योरेंस मार्केट बतला रहे हैं, क्योंकि इंश्योरेंस में भी बहुत सारे जो प्रोडक्ट है, खासकर जो यूलिप प्लान है, यूलिप प्लान है। यूलिप प्लान का पूरा नाम क्या है? जल्दी से बता दीजिए। कुछ कुछ चीज आपसे पूछे तो आप बता दीजिए, यूलिप प्लान का पूरा नाम क्या है? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। वेरी गुड। ठीक है ना? यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। तो क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये दूसरे प्लान से कैसे डिफरेंट है? ये मार्केट बेस्ड होता है, इसका रिटर्न जो हाँ, है फिर वही फिक्स। बात कि इसका जो पैसा है वो आपको मार्केट में जाता है। ये भी इसीलिए मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट है। इसके बाद से जो आपका पेंशन प्लान है, पेंशन जो प्लान है, स्पेशली हम एनपीएस की बात कर रहे हैं। इसका पैसा कहाँ जाता है? इसका भी पैसा आपको मार्केट में जाता है। वो अलग, ठीक डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट को समझाएंगे। तो सारे लोग, तो चाहे वो बैंक हो या इन्वेस्टर हो, अगर आपको पैसा चाहिए अब, तो मार्केट ही आपको देखना पड़ेगा। एफडी आरडी से जो पैसा मुझे मिलता है वो अब ज्यादा नहीं मिलता है। तो इस पर भी हम चर्चा कर लें कि जो फिक्स है आरओआई वाला जो प्रोडक्ट है, एफडी आरडी चाहे बैंक का कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, एनडीटीएल वाला, उसकी केवल हम बात कर रहे हैं। सारा बैंकिंग की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारा बैंकिंग तो फिर मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट हो गया। तो जो एनडीटीएल है ये आपको कितना देता है? 6%, 7%, 8%। सेविंग अकाउंट में तो आपको 3%, 2.5% मिलता है। अलग अलग बैंक का अलग अलग है। 2011 के बाद आरबीआई ने उसको डीरेगुलेट कर दी थी, हालांकि
पब्लिक सेक्टर बैंक कितना देता है, 2.5% के आसपास देता है ना सेविंग अकाउंट पे, करंट अकाउंट पे तो भी नहीं मिलता है। तो जो बैंक है ये आपको आपके पैसा पर रिटर्न नहीं के बराबर देती है। और भी एक चीज है, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, इसको भी हम लोग आपको इग्नोर नहीं करते हैं। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर, ये एक ऐसा फैक्टर है कि बैंक के पैसा पर भी अप्लाई होगा और मार्केट के पैसा पर भी अप्लाई होगा। मतलब ऐसा कह लीजिए कि बैंक के रिटर्न पर भी अप्लाई होगा एंड मार्केट के रिटर्न पर भी अप्लाई होगा। मतलब ये किसी को छोड़ेगा नहीं, किसी को बख्शेगा नहीं, और जो कि आपके पैसा को डिप्रिसिएट कर देगा, उसके वैल्यू को डाउन कर देगा, ठीक है ना, बिना आपसे पूछे हुए, जो कि ऑन द एवरेज बेसिस पे 5% से वो डिप्रिसिएट कर देता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एफडी में अगर 6-7% इंटरेस्ट मिल रहा है, 5% अगर इन्फ्लेशन ले गया तो आपको कितना मिला, 1% का। समझ में आ रहा है ना, 1% मिला। सेविंग अकाउंट में अगर पैसा मिला तो आपका निगेटिव हो गया। तो मेनली जो बैंक में अब जो पैसा जो भी लोग रखते हैं, कस्टमर रखें या आप रखें, ये मेनली आप लिक्विडिटी के लिए रखते हैं, लिक्विडिटी के लिए रखते हैं। लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ कि जब भी चाहे तो रिटर्न मुझे मिल जाए, ठीक है ना, जब भी चाहे तो मुझे आप एफडी और आरडी को आप इंटरनेट बैंकिंग से भी करा सकते हैं। हाई रिटर्न के लिए बैंक का प्रोडक्ट नहीं है। इसमें कुछ गलत नहीं ना बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि सर आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज बतला रहे हैं, प्लीज मुझे बता दीजिएगा, डिस्कशन कीजिए। देखिए हम पहले ही बतलाया है कि इसमें अगर आपको कुछ भी लगे कि सर कुछ चीज डिस्कशन सर से कुछ पॉइंट पे करना है तो आप एकदम बिंदास डिस्कशन कीजिए। हम लोग सभी कोई बैंकर है, हम स्पेशली आपको टीचिंग कर रहे हैं क्योंकि इस प्रोफेशन में आ गए हैं। बहुत जो है बहुत टाइम बैंकिंग हम भी किए हैं। तो अगर कुछ लगे कि सब थोप रहे हैं तो आप डिस्कशन कर लीजिए, लेकिन कंसेप्ट को समझिए फिर से कि बैंक का जो प्रोडक्ट है मेनली आपको लिक्विडिटी के लिए है, रिटर्न के लिए नहीं है। तो रिटर्न के लिए चाहे बैंक हो चाहे इन्वेस्टर हो, मार्केट की तरफ देखता है। और मार्केट की तरफ आप देखिए, एक जमाना था जब बैंक से 12% 13% एफडी पे रिटर्न मिल जाता था, एक जमाना था 2000 के पहले। आप चेक कर लीजिए गूगल पे, या आपके जो जो होंगे, आपके फादर होंगे, चाचा होंगे, उनसे आप पूछ लीजिए कि एक जमाना था जब बैंक रिटर्न देती थी, बट अब बैंक रिटर्न कहाँ देती है। अगर सर ये 14 में ही, सर 2014 में ही बैंक जो है लगभग 12% के आसपास 14 में ग्रामीण बैंक में। 14 में जो एफडी में रिटर्न था वो 11 से 12% था 2014 में। कुछ खास एक बैंक का होगा, ठीक है ना, ग्रामीण बैंक का बात कर रहे हैं हाँ सर, हाँ उत्तर ग्रामीण बिहार बैंक, ग्रामीण। हाँ ग्रामीण बैंक की बात कर रहे हैं। लेकिन नेशनलाइज बैंक 2000 के बाद बहुत डाउन कर दी, आप चेक कर लीजिए। नेशनलाइज बैंक जो है 2000 के बाद बहुत डाउन कर दी। और चलिए 2011-12 में मान भी लेते हैं कि अगर 11% था, अब प्रेजेंट में कितना है ये बताइए। अभी तो सर 6.5 है। वही बात है कि हम तो प्रेजेंट का देखेंगे, फ्यूचर में जो भी हमारे अंकल जो कर लिए उससे हमको मतलब नहीं है, मेरा पैसा का कितना रिटर्न मिलेगा हम ये देखेंगे। तो 6.5% की बात करिए, 7% की बात कीजिए। तो अगर हमको 12-13% का रिटर्न चाहिए तो अगेन मुझे मार्केट की तरफ जाना होगा। तो मार्केट में आपको वेरिएबिलिटी है, बट साथ में रिटर्न भी यहीं से मिलेगा, इसीलिए मार्केट की तरफ जो है इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट में आपको 4 फैक्टर है, इसको याद रखिएगा। एक तो मार्केट में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा कैपिटल चाहिए। दूसरा चीज आपको रिस्क बियरिंग कैपेसिटी चाहिए, यहाँ रिस्क बियरिंग कैपेसिटी नहीं है। तीसरा चीज आपके पास टाइम चाहिए, एंड चौथा चीज आपके पास नॉलेज चाहिए, ठीक है ना। एफडी के किसी प्रोडक्ट में कस्टमर कोई नॉलेज नहीं चाहिए, एफडी कोई भी करेगा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट केवल जान लेना है आपको। तो यही डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट को हम लोग पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो मॉडर्न डी पूरा डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट है, एंड इसका जो फैक्टर है ये
ये वेरिएबिलिटी कैसे आता है, ये वेरिएबिलिटी आपको फैक्टर पे आएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स पे आएगा, जैसे डिमांड सप्लाई हुआ, जैसे इन्फ्लेशन हुआ, जैसे गवर्नमेंट का पॉलिसी हुआ, जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, ये जितने भी फैक्टर है ये आपका मॉडल बी है। तो दो मॉडल काफी इंपॉर्टेंट है, और मॉडल ए एंड मॉडल जो सी है ये नॉन टेक्निकल मॉडल है। तो सबसे पहले हम लोग डी को पढ़ेंगे। अभी तक जितना समझाया समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो हम लोग जो है मार्केट का सबसे पहला प्रोडक्ट है मनी मार्केट को देख रहे थे। सबसे पहला जो मार्केट मनी मार्केट को देख रहे थे। सिलेबस दिखला दे आप लोग को एक बार। ये आपका बुक है, बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास है बुक। हम आपको हर एक सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर का नोट्स भेजेंगे, डोंट वरी। तो जो मॉडल डी है, मॉडल डी में ये सारे मार्केट, ठीक है, ये देखिए यही मार्केट आपको टोटल पढ़ना है। पहला मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक समझना है, ठीक है ना, कि फाइनेंशियल मार्केट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद आपको मनी मार्केट है, इसके बाद आपका कैपिटल मार्केट है, इसके बाद से फिक्स इनकम मार्केट है, डेप्ट मार्केट एंड बॉन्ड मार्केट, फिक्स इनकम मार्केट। बट ये भी वेरिएबल है, अब समझाएंगे कि कहाँ इसमें वेरिएबिलिटी है, फिक्स होते हुए भी वेरिएबिलिटी है। इसके बाद से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, इसके बाद से इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ मार्केट है। इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ मार्केट का मतलब है कि एक चीज में अगर कुछ कम बेसी होता है वो दूसरे चीज को भी इफेक्ट करता है। जैसे कि बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मॉनेटरी पॉलिसी से इफेक्ट करता है, उसी प्रकार बहुत सारे जो फैक्टर है वो इफेक्ट करता है। अब कहते हैं अगर आपका जो गोल्ड है उसका प्राइस अप एंड डाउन होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि कोरोना वायरस के समय या अभी भी अगर शेयर से पैसा किसी को नहीं मिल रहा है, आपको कैपिटल मार्केट से अगर उतना नहीं मिल रहा है तो लोग गोल्ड की तरफ जाते हैं, सिल्वर की तरफ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो उस चीज को हम लोग समझेंगे। मर्चेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग किसे कहते हैं? तो मर्चेंट का मतलब तो ऐसे भी खरीद बिक्री होता है, तो बैंक जब वो मर्चेंट वाला काम करती है, खरीद बिक्री वाला काम करवाती है, तो उसको मर्चेंट बैंकिंग कहते हैं। ये ज्यादातर आपको आईपीओ के समय होता है, जब कोई कंपनी अपना आईपीओ सेल करती है, बैंक के थ्रू सेल करवाती है, तो उस समय जो बैंक काम करती है उसको मर्चेंट बैंकिंग कहते हैं। अब बैंक जो अलग अलग काम करती है तो उसका अलग अलग नाम है। जैसे बैंक जब इंश्योरेंस सेल करती है तो उसको लोग क्या बोलते हैं? बैंक का इंश्योरेंस कहते हैं। तो उसी प्रकार मर्चेंट बैंकिंग है, डेरिवेटिव्स मार्केट है, फैक्टरिंग है, ये सब मार्केट है। वेंचर कैपिटल है, लीड फाइनेंस है, क्रेडिट रेटिंग है, मतलब कौन प्रोडक्ट कितना अच्छा है उसके रेटिंग के आधार पर उसको डिसाइड किया जाता है। म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, पेंशन प्रोडक्ट है, सारा बैंकिंग में सारा चीज आ गया। एंड ये आपका लास्ट चैप्टर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये सारे मार्केट है, और इस मार्केट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो अप एंड डाउन होता है, वो आपका मॉडल बी है। तो दो मॉडल काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी, सप्लाई एंड डिमांड, मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेस साइकिल, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट एंड जीडीपी हुआ, यूनियन आपका बजट हुआ। तो बने रहिए। आइए हम लोग मनी मार्केट को देखते हैं, और यही चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। मनी मार्केट, तो सबसे पहले तो नोट कीजिए कि मनी मार्केट का जो रेगुलेटर है ये आपको आरबीआई है, बट कंप्लीट रेगुलेटर नहीं है, ठीक है ना। मनी मार्केट जो है आपको दो भाग में बटा हुआ है, एक ऑर्गेनाइज एंड दूसरा अनऑर्गेनाइज। कोई भी एक फ्रेंड या कोई भी एक आदमी, कोई भी एक P1 या I1, माने कोई भी इंस्टीट्यूशन या पर्सन जब दूसरे P2 या I2 को कम समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, एक साल से कम के लिए पैसा देता है, समझ में आ रहा है ना, पैसा का जो लेन देन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मनी मार्केट। तो मनी मार्केट आपको दो भाग में बटा हुआ है, एक आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर है एंड दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। और ज्यादातर जो ज्यादा बड़ा है वो अनऑर्गेनाइज वाला सेक्टर ज्यादा बड़ा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन आता है?
तो इसमें आपका मनी लेंडर आता है, मनी लेंडर आता है, साहूकार कि जो सूद ब्याज पर पैसा देता है। बट अभी बिहार गवर्नमेंट जो है मनी लेंडर पे थोड़ा सा कड़ाई करी हुई है कि अगर आप आरबीआई के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है और पैसा का लेन देन कर रहे हैं और कोई शिकायत आपके विरुद्ध कर दिया तो आप पे कार्रवाई होगी। ठीक है, अभी जो होम मिनिस्टर है अपने बिहार के, वो इस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। खैर जो भी होगा बाद में देखा जाएगा। तो मनी लेंडर है, जो चीट फंड है, चीट फंड हुआ, शारदा स्कैम इसी के चलते हुआ था। अनरेगुलेटेड आपका एनबीएफसी हुआ, इंडिजियस बैंकर हुआ, तो ये सारे अनऑर्गेनाइज पार्ट के हैं। जो ऑर्गेनाइज पार्ट के जो इंस्टीट्यूशन है, इसमें सबसे पहला तो आपका आरबीआई आती है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसका पार्ट है, ट्रेजरी बिल लेकर आती है। बैंक तो है ही, सारे बैंक लगभग मनी मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिनके लिए मनी मार्केट का डोर ओपन है, जो कमर्शियल पेपर वगैरह लेकर आती है। तो ये सब ऑर्गेनाइज का पार्ट है, ऑर्गेनाइज। मेरे नोट्स को जरूर पढ़िएगा और आप उसका क्या कहते हैं, ये फोटो को क्लिक कराकर पढ़िएगा, मेरा क्वेश्चन एमसीक्यू जरूर बनाइएगा। एमसीक्यू में हम इतना दे देते हैं कि आप अगर नोट्स का कुछ चीज छूट गया है तो आपके एमसीक्यू वो आपको याद करवा देगा। तो एमसीक्यू एक तो हम जो बनाए हुए हैं वो एकदम नोट्स का ही अप्रूव रूप है, और जब आप ये सब कंप्लीट कर जाइएगा तो हार्डर क्वेश्चन भी हम देना शुरू कर देंगे। ठीक है, एमसीक्यू आप जो है उसमें अच्छा से अच्छा नंबर लाने का सोचिए। नहीं आ रहा है तो फिर पढ़िए, पूछिए हमसे क्वेश्चन। तो सबसे पहला है आपको कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी, जो प्रीवियस क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे कि मनी मार्केट का जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है ये आपको कॉल, नोटिस एंड टर्म मनी है। दूसरा जो है आपका रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट है, आज ये भी बताएंगे। इसके बाद से आपका ट्रेजरी बिल है, इसके बाद से आपका सीपी है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडी है। ठीक है ना, आपको जो बैंक इशू करती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडी हुआ है, कमर्शियल पेपर आपका सीपी हुआ, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड है, और इसके बाद से ट्राई पार्टी रेपो है, ट्राई पार्टी रेपो है। ठीक है, ये हाल फिलहाल में शुरू हुआ था, इसको ही बदलाएंगे। तो मनी मार्केट से आप मान के चले कि 3-4 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है ना, आपका जो एग्जाम होता है वो 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। 0.5 नंबर का जो है 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो 35 मार्क्स का हुआ। 1 नंबर का आपको 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो 35 मार्क्स का हुआ। एंड 2 नंबर का 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो 30 मार्क्स का हुआ। तो नंबर ऑफ जो क्वेश्चन हुआ 120 हुआ, नंबर ऑफ मार्क्स कितना हुआ, 100 हुआ। तो 50% में आप पास है। ठीक है, तो जो आपका 4 सब्जेक्ट है, एग्रीगेट आपको 200 नंबर लेकर आना ही आना है। लेकिन अगर किसी में कम आ जाए 50% से, लेकिन 45 से कम नहीं होना चाहिए। 45 एंड 50 के बीच में अगर आता है तो दूसरे से उतना आपको पूरा करना होगा। बट इसकी जरूरत क्या है, पूरा पढ़िए ना, 2 मंथ सफिशियंट है, सभी को 50 से ऊपर आएगा, 60-70 नंबर आएगा। डोंट वरी, पूरा पढ़िए। अब ये एग्रीगेट के विषय में अभी मत सोचिए। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी को देखते हैं, उसके बाद देखते हैं। एक चीज और नोट कीजिए कि जो मनी मार्केट है इसको हम लोग लिक्विड मार्केट के नाम से जानते हैं, लिक्विड मार्केट के नाम जानते हैं। लिक्विड मार्केट का नाम इसीलिए ये जल्दी से जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट होता है। लिक्विड का मतलब कैश में कन्वर्ट, ये जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कैश में कन्वर्ट हो जाता है। कैश का काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैश से ही आप क्या खरीद बिक्री करते हैं। अच्छा, एक चीज जो बतला रहे थे, सबसे पहले तो मुझे ये बतला देना था कि बैंक में एंड मार्केट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो मुझे यही बतलाना था, और सब चीज तो जो हमने बताया वो तो है ही। साथ में बैंक में एंड मार्केट में क्या डिफरेंस है कि मार्केट में जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है
इसका खरीद बिक्री होता है, बाय एंड सेल होता है। और मार्केट वो जगह ही है जहां पे क्या होता है, एक तरफ सेलर होता है एंड दूसरी तरफ बायर होता है। ये चीज बैंक में नहीं होता है। आप एज ए बैंकर आप किसी प्रोडक्ट को खरीद बिक्री थोड़े करते हैं, डील करते हैं कि हाँ एफडी हमने दे दिया, वो डील उस वर्डों को डील करते हैं। एक चीज और नोट कीजिए, ठीक है, सब बहुत सारा कंसेप्ट आप समझ पाएंगे कि जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है, फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट होता है, एकदम आपका बेसिक चीज हम क्लियर कर देंगे। फाइनेंशियल प्रोडक्ट किसे कहते हैं? जो कि कन्वर्ट हो जाए कैश में, इसी को हम लोग फाइनेंशियल प्रोडक्ट कहते हैं, कैश में कन्वर्ट हो जाए। इसका जो सबसे पहला कैटेगरी है, दिस इज कॉल्ड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तीन प्रकार के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्या क्या बोलिए? चेक पहला, दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज, एंड तीसरा प्रोमिसरी नोट। जो आपका डीडी आप बनाते हैं, डिमांड ड्राफ्ट, वो प्रोमिसरी नोट का पार्ट है। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट का जो एक वाला जो कैटेगरी हुआ वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये किसके थ्रू डील होता है? तो चेक वाला जो है वो बैंक के थ्रू डील होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज वाला भी बैंक के थ्रू, ये सब तो बैंक के थ्रू ही डील होता है, कहीं ना कहीं तो बैंक इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इसमें क्या विशेषता है, प्रोमिसरी नोट में क्या विशेषता है? तो सबसे पहला विशेषता है कि ये 100% कन्वर्ट होता है, मतलब दिस इज नॉट ए मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट। सबसे पहला तो ये है, दिस इज नॉट ए मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट। ये बैंक रिलेटेड प्रोडक्ट है, ये आपको मार्केट रिलेटेड नहीं है, तो कहां से कैसा प्रोडक्ट है? बैंक रिलेटेड है, बैंक रिलेटेड प्रोडक्ट है। अब जैसे कि बैंक के पास ही वो प्रिविलेज है जो सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट ओपन करे। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है कि बैंकों का रेगुलेटर कौन है? तो आरबीआई है। आरबीआई जो है बैंकों को भी देखती है, एंड आरबीआई 2004 के बाद एनबीएफसी को भी देखती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। आपका एक चैप्टर है, हम लोग पढ़ेंगे हम लोग इसको, 2004 से ये देखने लगी है। बोलिए बोलिए बोलिए, कोई कुछ बोलना चाहते हैं एकदम बिंदास बोलिए। चलिए कोई नहीं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आरबीआई दोनों का रेगुलेटर है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बताइए। आप में से अगर किसी को मालूम है तो प्लीज मुझे बताएं कि दोनों में से दोनों का डिफरेंस क्या है। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एंड बैंक, दोनों का रेगुलेटर आरबीआई है। तो नोट कीजिए कि दोनों तो आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब इसके पास जो प्रोडक्ट है वो आपको सर्विस वाला प्रोडक्ट है। बैंकिंग एक प्रकार का फाइनेंशियल सर्विस वाला प्रोडक्ट है जो इनटेंजेबल है, जो कि पैसा वगैरह में ही डील करता है। मतलब इनटेंजेबल जिसको आप देख नहीं सकते हैं, सर्विस टाइप का है। पैसा में तो खैर सबको मिलता है, इनटेंजेबल टाइप का प्रोडक्ट है दोनों के पास। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आरबीआई है वो सिर्फ बैंकों को प्रिविलेज दी है डिमांड ड्राफ्ट का, सॉरी डिमांड ड्राफ्ट नहीं ना, डिमांड लायबिलिटी का, डिमांड लायबिलिटी का। ये सिर्फ आरबीआई बैंकों को प्रिविलेज दी है कि आप ही डिमांड लायबिलिटी ओपन कर सकते हैं। डिमांड लायबिलिटी मतलब जो सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट है ये सिर्फ आप ही ओपन कर सकते हैं, एनबीएफसी ओपन नहीं कर सकता है।
और आप ही जो है चेक इशू कर सकते हैं। ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई इंस्टीट्यूशन इंडिया में नहीं कर सकता है, और जगह भी नहीं करता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे या फिर ऐसे कभी जरूरत पड़े कि एनबीएफसी एंड बैंक में क्या डिफरेंस है, तो ये आप बतला सकते हैं कि डिमांड लायबिलिटी बैंक ही इशू कर सकती है, चेक बैंक ही इशू कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकते। तो अगेन यहाँ पे आते हैं कि जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट का जो एक कैटेगरी है जिसको हम लोग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ये आपको 100% पैसा में कन्वर्ट होती है। 100% कन्वर्ट होती है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी चेक पे अगर 1,000 रुपया लिखा हुआ है तो 1,000 रुपया ग्राहक को मिलेगा। मैंने जो भी चेक लेके आएगा उसको आप यही, एक्चुअली उसको हम लोग बोलते हैं, तो यही को आप 1,000 रुपया देंगे। 10,000 लिखा है 10,000 देंगे, 1 लाख लिखा है 1,000 देंगे। ना एक पैसा कम देंगे ना एक पैसा ज्यादा देंगे, ठीक है ना। इसीलिए हमने यहाँ बोला कि जो उस पे लिखा होगा वो 100% पैसा कन्वर्ट होगा। अब फाइनेंशियल प्रोडक्ट का जो दूसरा कैटेगरी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज बोलते हैं, एकदम नोट कीजिए, दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटीज। तो दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटीज, और यही आपको मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट है। मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है ना। मार्केट, ये सारे जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हुए हैं ये मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं है, ये 100% पैसा कन्वर्ट होगा, ये बैंक रिलेटेड प्रोडक्ट है। और फाइनेंशियल प्रोडक्ट का जो दूसरा कैटेगरी है ये सिक्योरिटीज, इसको हम लोग कहते हैं, ये मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट है, और ये आपको बाई सेल होगा, बाई या सेल होगा, इसको जो भी डील करे, चाहे बैंक डील करे, चाहे गवर्नमेंट डील करे, चाहे कोई भी डील करे, लेकिन खरीद बिक्री होगा। इसको थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं कि जैसे कोई मान लेते हैं कि कोई P1 पर्सन है, P2 को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे रहा है, तो एक्चुअली उसको बेच नहीं रहा है। समझ में आ रहा है ना। P1 जो है P2 को जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे रहा है उसको बेच नहीं रहा है, और ना ही P2 खरीद रहा है। वहां पे एक वर्ड आता है इंडोर्समेंट, वो एक्चुअली इंडोर्समेंट कर रहा है। मतलब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक पर्टिकुलर वर्ड है इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट कर रहा है। 100% पैसा उसमें जो लिखे, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ इतना ही के लिए है, रिमिटेंस के लिए, कि जो पैसा हम हाथ से नहीं दे सकते हैं वो एक विशेष प्रकार का कागज का टुकड़ा है, उसमें हम लिख कर दे सकते हैं, उसकी वैल्यू है उस कागज का टुकड़ा का, वो आपको पैसा उतना मिल जाएगा जहां पे आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा, बैंक में हो या जहां भी हो, वाटेवर। लेकिन अगर F1 F2 को अगर कोई सिक्योरिटीज दे रहा है, P1 अगर P2 को कोई अगर सिक्योरिटीज दे रहा है, P1 जो है P2 को अगर कोई सिक्योरिटीज दे रहा है, तो समझिए कि इसको बेच रहा है। P1 जो है सेल कर रहा है, एंड P2 क्या कर रही है, बाई कर रही है। एक्चुअली उसको उस दोनों के बीच में खरीद बिक्री हो रहा है। तो जब भी खरीद बिक्री होगा तो 100% कन्वर्ट नहीं होगा। जो सिक्योरिटीज पे लिखा हुआ है वो आपको नॉट कन्वर्ट 100% इनटू कैश। तो यहां से कुछ गलत मतलब नहीं निकाल लीजिएगा कि कम पैसा मिलेगा सर क्या उस पे, तो नहीं, कम भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है, क्योंकि ये मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट है ना। कि अगर मान लेते हैं किसी शेयर पे अगर 100 रुपया लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि 90 रुपए में बेचाए, सेल हो, या हो सकता है 110 में हो। बहुत कम ऐसा चांस है कि 100 में सेल होगा, बहुत कम ऐसा, मतलब 0.00001% भी चांस शायद ही है। वहां भी हम शायद ही बोलेंगे कि जितना उस पर लिखा है वही पैसा आपको मिले। समझ में आ रहा है ना। इसको नोट कर लीजिए, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है बैंक रिलेटेड प्रोडक्ट है, एंड सिक्योरिटी जो है वो मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट है। एक तीसरा भी कैटेगरी आता है अदर्स का, फाइनेंशियल प्रोडक्ट में एक तीसरा कैटेगरी आता है अदर्स का, जो ना निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और ना ही सिक्योरिटी है, उसका अपना इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है।
जैसे कि एफडी, फिक्स डिपॉजिट हुआ, आरडी हुआ, इसका अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है। ना ही निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब इसको हम लोग ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं। जिसके नाम से वो एफडी है उसी को पैसा मिलेगा, दूसरे को वो ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ठीक है, ना ही बैंक का ट्रांसफर कर सकता है, ना ही दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है, और ना ही खरीद बिक्री उसका हो सकता है। इसका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब बहुत सारे हैं, पोस्ट ऑफिस के बहुत सारे ऐसे प्लान हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी कुछ इसी कैटेगरी का है कि जिसके नाम से ओपन है उसी को पैसा मिलेगा, कोई ट्रांसफर वगैरह नहीं होगा। बहुत सारे है, केवीपी है, पीपीएफ है, ईटीसी कर दे रहे हैं कि एक जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट का जो एक कैटेगरी है वो आपका ना ही निगोशिएबल में आता है, ना ही हम ट्रांसफर कर सकते हैं, और ना ही सिक्योरिटीज में आता है, ना ही खरीद बिक्री कर सकते हैं। उसका अपना इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसका हम लोग पढ़ेंगे। तो अगेन फिर से हम लोग आ जाए आपको मनी मार्केट पे, कि मनी मार्केट का जो प्रोडक्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड प्रोडक्ट कहते हैं। आज एक चीज और बताते हैं, अभी दिमाग में आ गया है कि एक होता है प्राइमरी मार्केट। नोट कीजिए, जितना भी मेरे दिमाग में आएगा वो सारा चीज हम धीरे धीरे बताते रहेंगे। प्राइमरी मार्केट, एंड दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो चूंकि मार्केट है इसीलिए खरीद बिक्री होता है, ठीक है। बट प्राइमरी मार्केट में कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल प्रोडक्ट इशू करती है, और इसका एक नाम होता है इन द फॉर्म ऑफ आईपीओ, ठीक है ना। इन द फॉर्म ऑफ आईपीओ, आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल, पब्लिक ऑफरिंग, वेरी गुड, इनिशियल, पब्लिक ऑफरिंग। सर ये हाँ जो मेन हाँ, स्क्रीन है जिसपे आप, पब्लिक ऑफर, हाँ बोलिए। अच्छा, ये सब मेन स्क्रीन पे ये आ रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ कोर बैंकिंग एंड फाइनेंस प्रेजेंटिंग, ये मतलब जो है वो माइक का जो है वो नीचे में आता है, दिखता नहीं है वो स्क्रीन पे, क्या आ रहा है पता नहीं। ऐसा सबके साथ हो रहा है क्या, प्लीज मुझे बतलाइए। मतलब जैसे नीचे में एक जो है ये आता है हम्म। लिखा हुआ, इंस्टीट्यूट ऑफ कोर बैंकिंग एंड फाइनेंस, हाँ, एक्चुअली आईसी। मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ कोर बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये एक ये स्क्रीनशॉट लेके भेजिए ना, हम थोड़ा देखें तो उसको सुधारा जाएगा। एक स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेजिएगा, तब तो उसको मैं सुधार पाऊंगा कि ये मुझे कहाँ से ऊपर लिखना है। तो ज्यादा नीचे में मैं नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा ऊपर का बीच में लिखूंगा। उसको नीचे ये लिखेंगे सर ना तो दिखेगा वो, मतलब जो क्योंकि लिखते हैं ना बहुत सारा चीज ढक जाता है, ढक जा रहा है, आज ही ऐसा हो रहा है, वो तो कल तो नहीं हो रहा था। तो एक बार आप आउट होकर एक बार इन कीजिए ना। ऐसे पूछ रहे, सबके साथ ऐसा हो रहा है क्या, संतोष जी, शैलेंद्र जी? नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं, हम लोग के साथ नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है सर। तब सौरभ जी आप एक बार थोड़ा सा बाहर जाके, ठीक, ठीक, हाँ फिर से ज्वाइन करता हूँ। फिर से ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो एक है आपका प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट इसे कहते हैं जहां पे फर्स्ट टाइम कोई प्रोडक्ट इशू होता है कंपनी के द्वारा, किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जिसको हम लोग आईपीओ के रूप में जानते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर के रूप में जानते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में प्राइमरी मार्केट के बाद सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होता है, और जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। तो आपने सुना भी होगा लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी। और यहां के बाद आपको ट्रेडिंग होना शुरू हो जाता है।
ट्रेडिंग होना शुरू होता है। ट्रेडिंग का मतलब बाई सेल, यहाँ भी हम लोग को बाई सेल होता है, बाई सेल। अब ये समझना होगा कि प्राइमरी मार्केट में जो बाई सेल होता है वो किस तरह का होता है, सेकेंडरी मार्केट में जो बाई सेल होता है वो किस तरह का होता है। आइए हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको। कि मान लेते हैं कोई कंपनी है, कोई कंपनी है, अब ये अपना कैपिटल बढ़ाना चाहती है, तो ये मार्केट में अपना आएगी। एक्चुअली प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट जो है वो कैपिटल मार्केट का पार्ट है। अब मनी मार्केट में हम क्यों बतला रहे हैं, इसका भी एक कारण है। तो देखिए, कई टर्म मिल के एक चैप्टर बनता है। कोई जरूरी जरूरी नहीं है कि उस चैप्टर में उसी चैप्टर का टर्म हो, नहीं, आउट ऑफ द सिलेबस भी कई चीज हम लोग को जाके समझाना पड़ता है ताकि उस चैप्टर में वो टर्म समझ में आ सके। तो देखिए, कैपिटल मार्केट के अंदर आपको प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट आता है। कि कोई कंपनी अगर आपको मान उसको मनी रिक्वायर्ड है, मनी रिक्वायर्ड है, तो ये सेबी से परमिशन लेकर आईपीओ इशू करती है। यहां लिखते हैं, आईपीओ इशू करती है। और ये ही आईपीओ जब इशू होता है तो इसको हम लोग प्राइमरी मार्केट कहते हैं। तो एक्चुअली प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट जो है वो इनविजिबल मार्केट है, मतलब दिखता नहीं है, दिमाग में वो चलता है। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि हम लोग कोई बोलते हैं कि ब्रांड, बोलेंगे टाटा के विषय में बतलाइए, टाटा के विषय में बतलाइए। तो क्या है, हम लोग के दिमाग में चलता है कि टाटा बहुत बड़ी कंपनी है। अब कितनी बड़ी कंपनी है हम लोग बता नहीं सकते हैं। जैसे कि हम लोग बोले कि बतलाइए अमिताभ बच्चन के विषय में कुछ बतलाइए, तो बहुत बड़े आदमी है, बहुत स्टार है, सुपरस्टार है। बट कितने बड़े सुपरस्टार है, मतलब ऐसा कुछ पैरामीटर हम लोग बता नहीं सकते हैं। मतलब हम लोग के दिमाग में वो इंप्रेशन है, ठीक है ना। कोई छोटे हीरो से हम लोग कंपेयर करेंगे, अब हर एक किसी को छोटा कहना उचित नहीं है, लेकिन किसी अमिताभ बच्चन से किसी को भी कंपेयर करेंगे तो थोड़ा छोटा ही होंगे। तो वो क्या, कितने छोटे हैं, तो अगेन वो दिमाग में इंप्रेशन है। कितने छोटे ऐसा बता नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, अमिताभ बच्चन जो है मेगा स्टार है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो ये बहुत सा चीज जो होता है वो दिमाग में इंप्रेशन होता है, जिसको हम लोग इनविजिबल कहते हैं। कि हाँ, केवल जो है हम लोग सोच सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से ये प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट का कंसेप्ट है कि केवल सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। अब तो आज के डेट में सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो आज के डेट में तो और भी वो प्रॉब्लम हो गया है देखने उखने का। करेंसी भी अब आने वाला है, आपका इनविजिबल करेंसी, केवल ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको हाथ में नहीं देख सकते हैं। खैर, प्राइमरी मार्केट भी उसी टाइप का है कि हम लोग ये केवल जान लेंगे कि आईपीओ आया है मार्केट में, और आरपीओ को कौन सेल करता है, तो अगेन वही आपको बैंक जब सेल करेगी तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मर्चेंट बैंकर, मर्चेंट बैंक कहते हैं जब आईपीओ वो सेल करती है, तो उसको सेल कहा जाता है। वर्डिंग का बहुत फर्क पड़ता है। इसको हम लोग आईपीओ वो सेल करेगी, आईपीओ क्या करेगी, सेल करेगी। और इसको प्राइमरी मार्केट जो कोई ना कोई खरीदेगा, I1 I2 कोई ना कोई इन्वेस्टर खरीदेगा, ठीक है। ऑल दो वहां पर फिक्स प्राइस होता है, ऐसा नहीं होता है कि मार्केट में तो जनरली वेरिएबल प्राइस होता है, लेकिन ऑल दो यहाँ पर फिक्स प्राइस होता है कि हाँ, आपको जो फर्स्ट लॉट मिलेगा वो पर्टिकुलर अमाउंट का मिलेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी उसको हम लोग सेल ही कहते हैं, आईपीओ सेल हो रहा है। और सारे आईपीओ का क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होता है, कहां पे रजिस्ट्रेशन होता है, किसी ना किसी रजिस्ट्रेशन विथ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज लाइक एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब देखिए, स्टॉक एक्सचेंज का क्या इंपॉर्टेंस है, स्टॉक एक्सचेंज का क्या इंपॉर्टेंस है, अलग से समझाते हैं।
तो एक्चुअली जो मार्केट का कंसेप्ट है, जिसमें एक तरफ आपका सेलर होता है एंड दूसरी तरफ आपका बायर होता है। मार्केट का यही कंसेप्ट है कि मार्केट में एक सेलर होगा और एक तरफ बायर होगा। सेलर जो है कोई पार्टिकुलर प्रोडक्ट सेल करेगा और बदले में बायर उसको उसका प्राइस देगा, ठीक है ना। तो एक तरफ प्रोडक्ट और दूसरी तरफ प्राइस, इसी चीज को हम लोग मिलाकर एक मार्केट एक वर्ड आता है आपको लॉ का, जिसको हम लोग कंसिडरेशन कहते हैं। तो ये वर्ड आपको बहुत जगह दिख जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा कि जो बाई सेल तो एक ही सिक्का के दो पहलू है, और प्राइस को उसमें हम लोग इंक्लूड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कंसिडरेशन। मतलब पैसा दिया और सामान लिया, तो दिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तो जनरली जो हम लोग का वेजिटेबल मार्केट होता है, ग्रोसरी मार्केट होता है, फर्नीचर मार्केट होता है, तो हम लोग वहां भी तो यही करते हैं ना, बाई सेल करते हैं, जाते हैं, पैसा देते हैं, सामान लेते हैं। लेकिन वैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो मार्केट रिलेटेड है और जिसका बाई सेल होता है, वो कहां पे होगा, ठीक है। तो इसी चीज के लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज को लेके आया। ये स्टॉक एक्सचेंज ही आपको वो मार्केट क्रिएट करेगी, सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्रिएट करेगी जहां पे बाई सेल होगा, क्योंकि खरीद बिक्री करने के लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए। ये बताया ना कि आप मनी लेंडर नहीं बन सकते हैं। मनी लेंडर बनिएगा, लाइसेंस के बिना आप पैसा किसी को उधार देते हैं और उसको फिर डिस्टर्ब कीजिएगा और शिकायत कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे किसी चीज को खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने सुविधा बनाई है, उससे आप रजिस्ट्रेशन कराइए और खरीद बिक्री कीजिए। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट का जो खरीद बिक्री होगा, उसके लिए क्या है, सेकेंडरी मार्केट है, ठीक है ना। सेकेंडरी मार्केट का रेगुलेटर कौन है, तो सेकेंडरी मार्केट का एक्चुअली रेगुलेटर नहीं बोलिए, क्रिएटर बोलिए। सेकेंडरी मार्केट का क्रिएटर कौन है, स्टॉक एक्सचेंज है। एंड स्टॉक एक्सचेंज का रेगुलेटर कौन है, तो सेबी है। सबको समझ में आ रही है ना बात? ऐसा तो नहीं है कि बहुत हम हाई फाई समझा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज एक बार बतला दीजिएगा। ठीक है सर, आ आ रहा रहा है है सर, समझ। आ रहा है। ठीक है, तो इसका रेगुलेटर इसका आपका है। तो मेनली यहाँ पे क्या होता है, बाई सेल होता है। इसको हम कैपिटल मार्केट में बतलाएंगे। तो बेसिकली एक चीज और नोट कीजिए कि जो सेकेंडरी मार्केट है, ये लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए, लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए, इसका कंसेप्ट इसलिए है कि लिक्विडिटी इंक्रीज हो सके। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि अगर किसी भी कंपनी का आपके पास शेयर है या बॉन्ड है या डिवेंचर है या कोई भी प्रोडक्ट है, ईटीसी कर देते हैं, इसको कहां सेल कीजिएगा? अगर आपने आईपीओ ले लिया है या कहीं से ले लिया है तो कहां सेल कीजिएगा? तो इसके लिए आपको जो पार्टिकुलर I2 को खोजिएगा, वो यही सेकेंडरी मार्केट में मिलेगा। जैसे कि होता है ना कि वेजिटेबल मार्केट है, तो किसान भाई जो हैं वो वेजिटेबल मार्केट में आएंगे और उनको मालूम है कि हम यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। उसी प्रकार जो सेकेंडरी मार्केट है, इसमें वो आपको वो आदमी मिल जाएगा जहां पे वो प्रोडक्ट आपका ले सके। तो हमने मनी मार्केट में क्यों बताया कि मनी मार्केट जो है, चलिए यहां पे फिर से बतला देते हैं कि जो मेरा मनी मार्केट है, को हम लोग लिक्विड मार्केट के नाम से जानते हैं पहले से, लिक्विड मार्केट के नाम से पहले से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि अगर किसी भी I1 के पास अगर ट्रेजरी बिल है, टी बिल है या कोई भी प्रोडक्ट है, तो वो अगर सेल करने के लिए जाए, जो I2 है उसको कहाँ खोजेगा? मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो
मनी मार्केट को जानते भी नहीं है। तो इसकी लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है ना, ये जो लिक्विडिटी का कंसेप्ट है, इसकी लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए मनी मार्केट का जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम लोग सिक्योरिटीज भी कहते हैं, ठीक है ना। जो हम लोग कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे, इसके इंस्ट्रूमेंट को तो हम लोग सिक्योरिटीज बोलेंगे ही, साथ में मनी मार्केट का जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, सिक्योरिटीज बोलेंगे, क्योंकि मनी मार्केट का हर एक इंस्ट्रूमेंट आपको सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड है, ताकि आराम से खरीद बिक्री हो सके। अब चलिए वन बाय वन टर्न करके हम लोग इसको देखते हैं। अभी हम लोग के पास बहुत समय है। क्लास का जो टाइमिंग रहेगा, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 8:30 से लेकर पीएम से लेकर 10 बजे तक रहेगा, 10 PM तक रहेगा, ठीक है ना। आप मुझे अच्छा सा समय दीजिए ताकि हम अच्छा से आपको पढ़ा सके। 60 डेज का अगर हम लोग चैलेंज लिए हैं, तो ये 60 डेज भी अगर हम लोग डेडिकेटेड नहीं रहे, मुझे मन में आ जाए कि हमको ये समय के कमी के चलते हम पार्टिकुलर कंसेप्ट को समझा नहीं पाए, और आपको भी लगे कि ये कुछ कुछ और समय रहता तो पढ़ लेते, इससे अच्छा है कि अभी समय है काफी, पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है आपको कॉल मनी, नोटिस एंड टर्म मनी। तो ये बेसिकली ये एक प्रकार का शॉर्ट टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है। कॉल मनी जो है वो 24 आवर के लिए है, नोटिस मनी जो है 2 दिन से लेकर 14 डेज के लिए है, एंड टर्म मनी जो है 15 डेज से लेकर 1 ईयर के लिए है, ठीक है ना। जिसमें कोई भी एक बैंक जो है या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दूसरे बैंक को आपको शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है। अब इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो लोन देता है उसको चाहिए ना पैसा, तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हम लोग कॉल रेट कहते हैं, और ये आपको मीबोर के थ्रू डिसाइड होता है, MIBOR, मीबोर के थ्रू डिसाइड होता है, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। मतलब एक बैंक दूसरे बैंक को कितना लोन देगी, किस रेट पे लोन देगी, वो डिसाइड होता है। इसमें कौन कौन रहता है, तो इसमें बैंक के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। ये आपका प्रत्येक दिन मुंबई में होता है, 9 बजे से पहले होता है, और इसमें सारे बैंक के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, RBI के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, और साथ में स्टॉक एक्सचेंज के भी रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, और पर्टिकुलर डे का हम लोग रिवॉर्ड डिसाइड होता है, और उस दिन वही रहेगा कि एक बैंक दूसरे बैंक को लोन जो देंगे वो किस रेट पे देंगे। तो बैंक लोन एक्चुअली लेती क्या है, लेती क्यों है, तो इसलिए भी लेती है कि उसको बहुत सारे पैसा की जरूरत पड़ता है। अब बैंक के पास जो पैसा है वो दूसरे दूसरे काम के लिए भी है, अगर कोई एक्स्ट्रा काम आ जाता है बैंक को, तो जो पहले से पैसा रखा हुआ है बैंक किसी और काम के लिए, वो पैसा उसमें नहीं लगाता है, वो दूसरे जगह से फिर लोन ले लेगा तो पैसा लगाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए अभी हम कुछ देर में मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाएंगे, जैसे कि CRR है, और CRR में अगर कुछ CRR का जो हिसाब किताब होता है वो 14 डेज पे होता है। अब 14 डेज पे अगर कुछ पैसा की जरूरत पड़ गया, तो वो दूसरे बैंक से B2 से पैसा लेकर, जो B1 बैंक है, RBI को तत्काल दे देगी, और फिर पैसा ये B1 को आएगा तो B2 को लौटा देगी। तो ऐसा जरूरत पड़ता है। कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी में एक चीज जो है, इसमें एक टर्म आता है कॉल एट एनी टाइम। ये हम इस पे आज क्वेश्चन ही पूछे हुए थे, कॉल एट एनी टाइम। मतलब अगर कोई B1 बैंक जो B2 को पैसा दे रही है, अगर उसको खुद का पैसा जरूरत पड़ गया, ठीक है, तो वो पैसा मांग सकती है, कॉल एट एनी टाइम खुद पैसा मांग सकती है, और उसको देना पड़ेगा। मतलब अगर 10 दिन के लिए पैसा दी है, और 5 दिन के बाद खुद ही उसको जरूरत पड़ गया B1 को, तो वो पैसा मांग लेगी, और B2 को इंतजाम करके देना होगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। RBI है। जनरली लोन में ये होता नहीं है, जैसे कि बैंक जो लोन दिया है और अपने कस्टमर को, तो पैसा तुरंत नहीं मांगती, केवल बोलती है कि आप EMI देते रहो और निश्चिंत रहो, पूरा पैसा देने की जरूरत नहीं है, और बैंक को चाहिए भी नहीं। लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये टर्म रहता है कॉल एट एनी टाइम, इसीलिए इसका नाम लोन होते हुए भी लोन नहीं है, मनी है, मतलब एकदम लिक्विड है। मनी मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है लिक्विड है, और इसको सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड किया गया। इसीलिए आपसे अगर पूछा जाए कि मनी मार्केट को सिक्योरिटीज कहते हैं, तो हाँ, अभी हम बतलाना शुरू करेंगे ट्रेजरी बिल।
सी बिल। और यहाँ पे एक चीज और मालूम चलेगा आपको कि ट्रेजरी बिल जो है ये आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, और ये एक प्रकार का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ट्रेजरी बिल जो है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। और आपसे एग्जाम में पूछा है कि ये किस फॉर्म में आता है, क्योंकि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अभी हमने हमने बताया 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, चेक होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, प्रोमिसरी नोट होता है। तो ये आपको प्रोमिसरी नोट के कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है, प्रोमिसरी नोट के कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है। ठीक है ना। बट हमने अभी आपको बतलाया है कि जो आपका फाइनेंशियल प्रोडक्ट है वो एक जो कैटेगरी है वो निगोशिएबल है, एंड दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सिक्योरिटीज है, और दोनों एकदम दूसरे से अलग है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, एंड सिक्योरिटीज में जो आप दूसरे को देते हैं तो वहां खरीद बिक्री होती है। लेकिन जो मनी मार्केट का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो ट्रेजरी बिल है, ये प्रोमिसरी नोट होते हुए भी सिक्योरिटीज है, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में इसको लिस्टिंग किया गया है, मतलब स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक इसको दिया गया है। तो इसलिए एग्जाम में पूछता भी है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, क्या सिक्योरिटीज भी है? तो यस, इसलिए सिक्योरिटीज भी है, क्योंकि ये इसको लिस्ट किया गया है सेकेंडरी मार्केट में। और इसीलिए हमने आपको इतना प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट में जो इतना डिटेल पढ़ा है, इसको लिस्ट भी किया गया है सेकेंडरी मार्केट में। और क्यों लिस्ट किया गया है सेकेंडरी मार्केट में? बोलिए बोलिए, कोई भी। सेकेंडरी मार्केट में क्यों लिस्ट किया गया है? क्या है कैरेक्टरिस्टिक सेकेंडरी मार्केट का? बोलिए मनीष जी। कोई कुछ बोलेंगे ही नहीं। सेकेंडरी मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक बार फिर से बता दिया जाए सर। सेकेंडरी मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो प्रोडक्ट के लिक्विडिटी को बढ़ा देता है। क्योंकि मार्केट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वहां खरीद बिक्री होता है, तो सेकेंडरी मार्केट का भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स है, खरीद बिक्री होता है। लेकिन ऐसे हम अगर पोटैटो लेकर जाएं, टोमेटो लेकर जाएं तो बिक जाएगा मार्केट में, या बात हो रहा है ना। मुझे मुझे अगर इंडिविजुअली भी अगर रोड पे खड़ा हो जाए तो बिक जाएगा। लेकिन अगर आपके हाथ में ट्रेजरी बिल है तो कहाँ बेचिएगा? वो आदमी कहाँ मिलेगा कि आपको ट्रेजरी बिल ले सके? तो वो सेकेंडरी मार्केट में मिलेगा। तो एक्चुअली सेकेंडरी मार्केट करती क्या है? लिक्विडिटी को बढ़ा देती है। इस बात को ध्यान रखिए। जी हाँ, ठीक है ना। सेकेंडरी मार्केट का क्रिएशन क्यों हुआ? तो टू इंक्रीज लिक्विडिटी, मतलब वो आदमी मुझे मिल जाएगा जिसको हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, वो आदमी मुझे मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो ट्रेजरी बिल है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। क्यों इशू करती है? तो ये आपको मॉडल बी में पढ़ाया जाएगा कि ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों इसको इशू करती है। फिजिकल डिफिसिट एक वर्ड होता है। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे इनकम होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अलग ये मुद्दा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत सारे इनकम होता है। इनकम होता है कहाँ कहाँ से? इनकम टैक्स से इनकम होता है, गवर्नमेंट को शेयर से इनकम होता है, बहुत सारे कंपनी गवर्नमेंट का है, नवरत्न कंपनी तो गवर्नमेंट का ही है ना, तो वहां से उसको प्रॉफिट होता है, बहुत सारे टैक्स लगाती है, बहुत सारे जीएसटी है। तो गवर्नमेंट का भी बहुत सारा इनकम है, रेलवे से इनकम होता है, बहुत सारे इनकम के सोर्सेज है गवर्नमेंट को, जो हम लोग मॉडल बी में पढ़ेंगे। उसी का तो बजट होता है। और साथ में गवर्नमेंट का बहुत सारा एक्सपेंडिचर भी है। एक्सपेंडिचर भी है। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च है। जैसे जैसे कि सैलरी देती है गवर्नमेंट, क्या करती है? सैलरी देती है, ठीक है ना। सैलरी देती है, बहुत सारे अलग अलग आपको सब्सिडीज देती है। तो बहुत सारे बैंकों को भी टर्म बाय टर्म कुछ कुछ दिन पे आपको राहत कुछ अपना कोर्स देती है, या अलग अलग जगहों पे वो काम करती है। अलग अलग उसका एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। तो साल भर का हिसाब किताब होता है। तो भाई मेरे पास जितना पैसा होगा उतना ही ना खर्च करेंगे।
समझ में आ रहा है ना? मान लीजिए कोई अगर I1 इंडिविजुअल है, अगर ये कहीं से अर्निंग करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इसको जो सैलरी मिलता है इनकम के रूप में, उसी में से खर्च करेगा, एक्सपेंस करेगा, ठीक है ना? मान लीजिए कि ऐसा थोड़ी होगा कि 100 रुपया कमाएगा और 200 रुपया खर्च करेगा, ऐसा तो होगा नहीं। बट अगर 200 रुपया खर्च करना चाहे तो क्या करेगा? तो लोन लेगा। सिंपल सी बात है। ज्यादा खर्च करना चाहेगा तो लोन लो। तो गवर्नमेंट का भी यही है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो मोर है इनकम से। इनकम क्या है? लेस है। और ये हर एक साल का हिसाब किताब यही है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल डिफिसिट बोलते हैं। और इसके लिए बैंक क्या करती है? इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? तो लोन लेती है। एक्सपेंस तो करना ही ना है, तो लोन लेगी। तो लोन जो होता है वो आपको शॉर्ट टर्म के लिए भी लेती है, लॉन्ग टर्म के लिए भी लेती है। तो जनरली लोन आपको ट्रेजरी बिल के थ्रू होता है, बॉन्ड के थ्रू होता है, ईटीसी कर देते हैं। तो ये बॉन्ड जनरली आपका लॉन्ग टर्म के लिए लेती है, 1 साल से ऊपर के लिए होता है, क्योंकि बॉन्ड जो है कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। 1 साल से कम के लिए जो करती है वो आपका ट्रेजरी बिल करती है। सर ट्रेजरी बिल होता क्या है? मतलब उसमें क्या लिखा होता है ट्रेजरी बिल में? जैसे इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या लिखा मतलब होता होता है? है वो? हाँ, क्या लिखा होता क्या है? मतलब जैसे हाँ, हम्म, बोलिए ना। उसका बाद जैसे हम लोग जैसे म्यूचुअल फंड खरीदते हैं या जो कुछ हम्म, खरीदते हैं, तो उसमें क्या इंस्ट्रूमेंट क्या होता है वो मतलब? यही लिखा होता है। ये एक ट्रेजरी बिल का इमेज है, ओपन हो तब ना। ये तो यूएस गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला यहाँ पे देखते हैं। ये आपको ट्रेजरी बिल है यूएस गवर्नमेंट का, तो इस पे लिखा होता है कितना परसेंट रेट देगी। ये तो बहुत पहले का है, 2000 नहीं, ज्यादा तो ज्यादा पहले का नहीं है, 2022-32 तक का है। तो अभी तो उसमें है, इसने अपना कोई फोटो डाल दिया है, ठीक है ना? ये आपका 1 लाख का यूएसडी का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिखा हुआ है, ट्रेजरी बिल लिखा हुआ है। तो वहां के गवर्नमेंट को अगर पैसा की कमी होगी तो इसने ट्रेजरी बिल इशू किया है। और वहां पे ऐसा होगा कि ट्रेजरी बिल ये 10 साल का निकाल सके तो है। लेकिन ट्रेजरी बिल जनरली, पहले बतला देते हैं कि ट्रेजरी बिल जनरली जो होता है आपका 3 डेट में होता है। ट्रेजरी बिल जनरली इंडिया में जो होता है वो 3 डेट में होता है, 91 डेज। इसका डबल कीजिएगा तो 182 डेज होता है, और इसका डबल कीजिएगा ना 364 डेज का होता है। तो इंडिया में जो ट्रेजरी बिल निकलता है वो यही निकलता है। तो मान लेते हैं कि आप जो है वो परचेज कीजिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, आरबीआई के थ्रू ये डील होता है, ठीक है ना? तो आपको ये डेट मिलेगा 91 डेज में। अब इसके बीच में अगर आप बेचने जाइएगा तो कहाँ बेचिएगा? सब बताते हैं आपका क्वेश्चन। आप इसको अगर मान लीजिए परचेज कर लिए 91 दिन का, मतलब 3 मंथ का, आपको 2 ही मंथ के बाद या 1 ही मंथ के बाद आपको लगता है कि आपको सेल कर देना चाहिए, तो कहाँ सेल कीजिएगा? बाई तो आपने आरबीआई से कर ली, ये कौन आपको सेल कर बेचेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, बट आपको मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से थोड़े है, ये आपको आरबीआई के थ्रू मिलेगा। आरबीआई के थ्रू मिलेगी, और आरबीआई का एक रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म है, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट। ये प्लेटफॉर्म हमने कल दिखलाया भी था, ठीक है ना? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म। कल नहीं दिखलाए थे, एक्चुअली पहले दिखलाए थे। तो किसी भी
रिटेल के लिए कोई भी आम इंसान जो आरबीआई के पास अकाउंट नहीं ओपन कर सकता था, अब अभी भी नहीं कर सकता है जनरल कॉज के लिए, केवल ये ट्रेजरी बिल या बॉन्ड वगैरह में जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप यहाँ इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई भी आम इंसान। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ओपन आरबीआई रिटेल डायरेक्ट अकाउंट, इसके विषय में आपसे पूछा भी जाएगा जीआईबी में, तो बताइएगा कि ये अकाउंट 2000 आपको शायद 22 में आया है। हमने जो नोट्स लिखा है इसमें हमने आपको दे दिया है कि ये अकाउंट आपको कब आया है। हाँ, 2021 में, 2021 में आया है। और कोई भी आम इंसान, कोई भी आपका रिटेल इन्वेस्टर इसमें अकाउंट ओपन कर सकता है और इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन वो है कि फिर सेल कहाँ से करेगा, तो इसीलिए सेकेंडरी मार्केट है। अब ट्रेजरी बिल यहाँ पे अमेरिका का दिखला रहे थे, आइए इंडिया वाला देखते हैं। इंडिया वाला देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये साफ क्लीन फोटो नहीं है। दूसरा फोटो भी देखते हैं, कोई अवेलेबल होगा तो। नहीं है मनीष जी, हम क्या कर सकते हैं। इंटरनेट पे नहीं है, मेरे पास तो है नहीं कि आपको हम दिखला दें। जस्ट लाइक बॉन्ड पेपर एक हो गया और क्या सर। बस सरकार का। बस, सरकार का एक जी बॉन्ड पेपर हो गया, जी। सरकार का एक इस बॉन्ड। इसमें सर अंडरलाइंग एसेट क्या होता है, मतलब ये क्या किस चीज से मतलब बैक्ड रहता है या कुछ? कोई चीज का टैक्स नहीं रहता है, मैं आपको बताता हूँ टोटल कहानी। ट्रेजरी बिल का अलग से हम जो है बतलाते हैं कि एक्चुअली जब हम ट्रेजरी बिल का मैकेनिज्म समझे तो सबसे पहले तो ये बतलाएं कि एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अब इसके पास फिजिकल डिफिसिट है, मतलब इनकम जो है उसका लेस है, एंड एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंस है इसका मोर है। तो इसी को कमी को पूरा करने के लिए इशू करती है ट्रेजरी बिल। तो एक्चुअली ट्रेजरी बिल एक प्रकार का मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी हमने बतलाया, इसको नोट कीजिए। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले तो ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब 1 साल से कम के लिए, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स कि ये आपका लिक्विड मार्केट है, लिक्विड मार्केट कि जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाता है, ये लिक्विड। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है कि इसका सारा जितना भी इसका प्रोडक्ट है वो आपका डेप्ट डेप्ट है, डेप्ट प्रोडक्ट है, मतलब कर्ज वाला है, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम लोग डेप्ट मार्केट भी, शॉर्ट टर्म डेप्ट मार्केट भी कहते हैं। मनी मार्केट को हम लोग शॉर्ट टर्म डेप्ट मार्केट कहते हैं, शॉर्ट टर्म डेप्ट मार्केट कि जितना ये प्रोडक्ट है वो आपका डेप्ट है। तो अगेन आ गए ट्रेजरी बिल में कि जब भी ट्रेजरी बिल इशू करती है गवर्नमेंट, तो एक्चुअली गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म, और जो पैसा चाहिए वो लोन के रूप में चाहिए, अभी बताया ना, लोन के रूप में चाहिए। तो ये जो भी मान लीजिए कि I1 जो इन्वेस्टर इसको लिया ट्रेजरी बिल, मान लेते हैं कि 91 डेज का लिया, तो ये जो पैसा गवर्नमेंट को दिया ये एक्चुअली लोन दिया, इसीलिए I1 जो हो गया वो क्रेडिटर हो गया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या हुई, डेटर हो गई। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इन्वेस्टर डायरेक्टली पैसा गवर्नमेंट को देता है। समझ में आ रहा है ना, इस बात को नोट कीजिए कि अगर आपके पास आएगा कि कौन सा ऐसा मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी है जिसमें आप डायरेक्टली पैसा गवर्नमेंट को देते हैं, तो ट्रेजरी बिल के रूप में देते हैं। और ट्रेजरी बिल इस पे आपको ट्रेजरी बिल पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। गवर्नमेंट आपको क्या देती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। समझ में आ रहा है ना। तो एक चीज और नोट कीजिए, कितना चाहिए बताया ना कि
बहुत सा चीज है, नोट करेंगे कि जितने भी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, समझ में आ रहा है ना, इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसको एक विशेष नाम से जानते हैं, जिसका नाम है कूपन, कूपन रेट। मतलब एक तो लोन हो गया, जैसे कि बैंक जो है इशू की, वो लोन इशू की, या कोई भी एक एक जो है वो दूसरे को आपको लोन दिया, तो उस पे आपको क्या बोला, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला। लेकिन अगर कोई ऐसा है कि जो लोन लेती है और उसके बदले में कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू कर देती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। तो ट्रेजरी बिल है क्या, एक प्रकार का डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। तो मनी मार्केट का 3 इंस्ट्रूमेंट है डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट का आपको 3 इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। एक जो है आपका ट्रेजरी बिल, दूसरा जो है आपका सीडी, सीडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, एंड तीसरा है आपका सीपी, कमर्शियल पेपर। ये तीनों क्या हो गया, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट, जिसमें ट्रेजरी बिल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन लेती है, ठीक है। सीडी में बैंक लोन लेती है, एंड सीपी में जो कॉरपोरेट है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये लोन लेती है। और तीनों जो है ये एक प्रकार का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी है, एंड सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड भी है, एंड तीनों जो है प्रोमोसरी नोट के फॉर्म में है। समझ में आ रहा है ना। तो जो इशू करता है, तो ये आपका I1 हो गया। तो I1 जो है वो अगर 90 डेज तक नहीं रखना चाहे, तो ये I2 को सेल कर सकता है, इसको क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। बट ये I2 कहां मिलेगा उसको, तो यही सेकेंडरी मार्केट में मिलेगा। इसीलिए मनी मार्केट का भी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग ट्रेजरी, ये सिक्योरिटीज कहते हैं। यही क्वेश्चन था, क्या समझ में आया या फिर कुछ और पूछ रहे थे, एक बार हमको बतलाइए। आपका आंसर आपको मिला या कुछ और पूछ रहे थे। चले कोई नहीं, क्लास के बाद पूछ लीजिएगा, 10 बजने वाला है तो जल्दी जल्दी समाप्त करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगेन यहाँ ट्रेजरी बिल का आप स्टैटिस्टिक्स नोट कीजिए कि ट्रेजरी बिल जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, उसको आपका पैसा की कमी होती है, तो लोन के रूप में वो पैसा लेती है इन्वेस्टर से, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे डेटर हो गई, और जो पैसा उसके इन्वेस्टर है वो का क्रेडिटर हो गया। 3 फॉर्म में होता है, इसको कोई भी बाई कर सकता है, बाई एनी वन। अब चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ना, ये आपको सिक्योर है। और एक चीज नोट कीजिए कि सिक्योर का मतलब ये नहीं होता है कि आपको फिक्स अमाउंट मिलेगा, ये भी नोट कीजिए कि कोई भी चीज अगर आप कोई भी अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपके पास अगर सिक्योर वाला है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि पैसा मिल जाएगा। हो सकता है कुछ कम मिल जाए, हो सकता है कुछ ज्यादा मिल जाए। सिक्योर का मतलब ये है कि पैसा मिल जाएगा। अब जैसे कि कोई डेप्ट प्रोडक्ट अगर कंपनी इशू करती है, अगर कंपनी बंद हो जाती है, तो उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है तो ये बंद तो नहीं हो सकती है, इसीलिए इसको सिक्योर कहा जाता है। जो भी मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट है, समझ में आ रहा है ना, ये आपका अनसिक्योर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि मार्केट के अप डाउन के चलते, फ्लेक्सिबिलिटी के चलते। लेकिन स्पेशली जो मार्केट में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही प्रोडक्ट है, वो सिक्योर माना जाता है। केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोडक्ट सिक्योर माना जाता है, भले ही वो मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट है, लेकिन वो सिक्योर माना जाता है क्योंकि बैकअप बाय गवर्नमेंट है। ये सब चीज को नोट कीजिए कि इसको कोई भी परचेज कर सकता है, हम आप कोई भी परचेज कर सकते हैं। अच्छा सर, इसमें एक क्वेश्चन और है हम्म। कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल जो
इशू जारी करती है, तो इसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करके करती है या यूलिप की तरह रहता है कि मार्केट बेस्ड रहेगा? हाँ, अब बतला रहे हैं। अब ये जो इशू होता है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इशू करती है, ये आपको डिस्काउंट मेथड पे इशू करती है। डिस्काउंट मेथड पे इशू करती है। तो अगेन आपको डिस्काउंट मेथड बतलाते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले कि मान लेते हैं कि कोई अगर किसी को अगर आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, मान लेते हैं कि 10,000 रुपया आपको किसी को आप दे रहे हैं। अब इस पे अगर 10% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट वो दे रही है, 1 साल के लिए अगर है, तो आपको 1,10,000 रुपया देगी। 1 लाख ज्यादा लिख दिए क्या? ठीक है, जो भी है। 11,000। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। 1,10,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लिख रहे हैं। 1,10,000 रुपया, 1,10,000 यही ना होगा, और क्या होगा? ठीक है, तो लिखे 1,10,000 देगी। तो इसको हम लोग जो है बैक एंड कहते हैं। दो चीज पढ़ना है। एक आपको जब अकाउंटिंग आप पढ़िएगा, तो अकाउंटिंग में आपको 2 टर्म आता है। देखिए, आप जो है बोलिए सर, जितना मन करे उतना पढ़ाइए। समय का आप छोड़ दीजिए, तो आपको मैं रात भर पढ़ाऊं, एग्जाम जो है ना क्लियर तो हो ही जाएगा। नोट कीजिए, एक होता है फ्रंट एंड एंड दूसरा होता है बैक एंड। नोट कीजिए, फ्रंट एंड एंड बैक एंड रेट, इंटरेस्ट रेट। फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो जब आप बाद में लेते हैं, जब आप बाद में लेते हैं पैसा, तो इसको क्या बोलिएगा? बैक एंड। और हाँ, बोलिए ना। बाद में मतलब जो जैसे ईएमआई सब आता है वो। ईएमआई में आप तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों लेते हैं ना। हम्म। लेकिन अगर अगर मान लीजिए कि किसी को अगर 1 लाख रुपया लेना है, तो आपसे 90,000 ही लेगा। हम्म। ये 90,000 आपसे लिया, और आपको जो है ना 1 लाख रुपया देगा। तब भी तो 10,000 का बेनिफिट हुआ ना। दोनों जगह भी आपको, दोनों जगह 10,000 का बेनिफिट हो रहा है। नहीं समझे? यहां भी एंड यहां भी। तो ये आपको डिफरेंस है। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट मेथड। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट मेथड। ठीक है। तो जितना भी आपको ट्रेजरी बिल इशू होता है, जितना भी आपको सीडी इशू होता है, जितना भी आपको सीपी इशू होता है, ये सारा डिस्काउंट मेथड इशू होता है। मतलब शुरू में कम पैसा लेती है और बाद में आपको ज्यादा पैसा देती है। तो कितना कम पैसा लेती है और कितना ज्यादा देती है, तो ये आपको कम से कम इसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट है ट्रेजरी बिल में, ये है 25,000 एंड इसके मल्टीपल के रूप में। ठीक है। आप प्लीज मुझे बतलाइए, मुझे डर लगता है ज्यादा पढ़ाते हुए, कि क्या आप लोग और 10 मिनट पढ़ेंगे, क्या 5 मिनट पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ना है? एकदम बोल दीजिए कि नहीं पढ़ना है सर। नहीं कोई सर, मन तो, पढ़ाई सर। ठीक। हाँ हाँ, नहीं पढ़ना है बोल दीजिए, क्योंकि मन नहीं हो तो नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ना है। नहीं, समझ में आती है। इस तरह से समझ में आते रहेगा तो रात भर भी जगने के लिए तैयार है। नहीं, हाँ मतलब सबके साथ होना चाहिए। क्योंकि सुबह किसी जी को जो जी। है जाना है, हाँ, किसी को भी दिक्कत होगा बोल दिएगा सर दिक्कत है, नहीं पढ़ाइए। ताकि, तो चलिए ठीक है, पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो है क्या है, ये कि ट्रेजरी बिल जो मिनिमम जो आप ले सकते हैं, मिनिमम जो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट है, ये है 25,000। इसको नोट कीजिए, ये क्वेश्चन पूछता भी है 25,000 या उसके मल्टीपल के रूप में। मैंने कम न ज्यादा, आप एक बार में 25 के बाद आपको 85,000 का मिल सकता है। लेकिन अगर आप रिटेल डायरेक्ट से आप अगर ये लेते हैं ट्रेजरी बिल, मतलब आरबीआई से, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर से, तो उसके लिए मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है ये 10,000 है। ये एग्जाम में पूछेगा। जनरली अगर आप कहीं से और से लेते हैं, स्टॉक एक्सचेंज से लेते हैं या यहीं से आप लेते हैं,
तो वहां से आपको 25,000 या उसके मल्टीपल के रूप में इन्वेस्टमेंट करना होगा। लेकिन यहाँ पे आपका 10,000, मान लेते हैं 25,000 अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो 25,000 नहीं देना है, हो सकता है कि आपको 24,000 देना हो। अब ये कितना देना होगा जब आरबीआई इशू करेगी ना, उस दिन वो बोलेगी, ये अभी नहीं बताया जा सकता है क्योंकि हर समय का रेट अलग अलग होता है। आरबीआई का भी एक प्लेटफॉर्म है, रिटेल डायरेक्ट के अलावा भी एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे ट्रेजरी बिल इशू करती है। मान लेते हैं कि 24,000 में इशू करेगी और मान लेते हैं कि 91 डेज का है या 182 डेज का है, तो उसमें आपको कितना दे देगी? 25,000 दे देगी। ठीक है ना? तो और तो कुछ नहीं बचा। एक चीज और है कि ये सिक्योर है। ट्रेजरी बिल इशू करने के लिए गवर्नमेंट को कोई भी ना किसी से लाइसेंस चाहिए और ना ही रेटिंग चाहिए, तो नो रेटिंग इज रिक्वायर्ड। हाईली सिक्योर इंस्ट्रूमेंट हुआ। तो ट्रेजरी बिल के विषय में सब कुछ हमने जो यहाँ पे है बता दिए हैं। एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रेजरी बिल इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड। तो अगेन मुझे बतलाना होगा कि कूपन बॉन्ड किसे कहते हैं। ये तो मालूम चल गया कि कूपन किसे कहते हैं, कि जितने भी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है दिस इज कॉल्ड कूपन। जीरो कूपन का मतलब नो कूपन। ठीक है, तो देखिए मैं बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लेते हैं कोई बॉन्ड है, मान लेते हैं कोई बॉन्ड है, तो ट्रेजरी बिल ऑल्सो ए टाइप ऑफ बॉन्ड। भले ही उसको हम लोग ट्रेजरी बिल कहते हैं लेकिन है बॉन्ड ही। तो मान लेते हैं कोई बॉन्ड है, तो बॉन्ड क्या है? एक प्रकार का डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब लोन वाला है। तो मान लेते हैं कि 10,000 रुपया, एक ही 1,000 रुपया अगर कोई आपसे लिया, कोई कंपनी आपसे ली, मान लेते हैं कि 5 ईयर के लिए ली और इस पे अगर 10% वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है। ये सारा अकाउंटिंग में भी पढ़ाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हर एक साल कंपनी आपको 100 रुपया दे रही है। 100 रुपया 5 साल तक, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल एंड 5 ईयर, और लास्ट में वो आपको 1,000 रुपया लौटा दी क्योंकि लोन ली है ना आपसे। तो बेसिकली बॉन्ड का यही कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि कोई बॉन्ड का जो पैसा होता है, वो पैसा जितना आपने दिया है कंपनी को, चाहे गवर्नमेंट को ट्रेजरी बिल के रूप में या बॉन्ड के रूप में, वो पैसा आपको लौटाएगी ही लौटाएगी। और बीच में आपको क्या देगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग कूपन कहते हैं। बॉन्ड जो होता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग कूपन कहते हैं। कूपन बोलिए या सिंपली कूपन रेट भी बोलिए, व्हाटएवर। ठीक है ना? बट एक जो होता है जीरो कूपन बॉन्ड होता है। 10 तरह का बॉन्ड होता है या उससे भी ज्यादा तरह का। जब बॉन्ड का चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां मालूम चलेगा। जिसका एक जो टाइप है वो आपका क्या है? जीरो कूपन बॉन्ड। तो जीरो कूपन नाम से भी क्लियर है कि बीच में कुछ पैसा नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना? मान लीजिए कि 1,000 रुपया है, तो यहाँ पे या तो बढ़ाकर यहीं पे देगी 1,00,000, 1,000 कुछ पैसा, 1,000 प्लस समथिंग बना बढ़ाकर देगी, या आपसे 900 रुपया ही लेगी और यहाँ पे 1,000 रुपया आपको दे देगी, या 800 लेगी या 1,000 रुपया दे देगी, बीच में कुछ नहीं देगी। तो जब भी बीच में अगर इन्वेस्टर को कुछ नहीं मिलता है, जिसका मतलब कूपन क्या हो गया? जीरो हो गया। तो ऐसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें पूरे टर्म में अगर कुछ नहीं मिले तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, तो जितना भी आपका ट्रेजरी बिल है, जितना भी सीपी है, जितना भी सीडी है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ये तीनों आपका डिस्काउंट मेथड पे इशू होता है और जिसको हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछता है। तो ये आपका छूट रहा था जीरो कूपन बॉन्ड। बाकी पढ़िएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। इसके बाद से 2 चीज है, 2 मिनट हमको और समय दीजिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये एंड कमर्शियल पेपर, 2 चीज है। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। सीडी जो है, सॉरी, सीडी जो है आपका बैंक इशू करती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट।
और दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इशू करती है। तो जो बैंक इशू करती है ये आपको 7 डेज से लेकर 1 साल तक के लिए इशू करती है, लेकिन दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये 1 साल से लेकर 3 साल तक इशू करती है। तो देखिए मनी मार्केट का ये एक लौता इंस्ट्रूमेंट है जो 1 साल से ऊपर के लिए भी है, समझे। आपने कई बार क्या होता है कि अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को ही वो तोड़ देती है। जैसे कि मनी मार्केट को हम लोग सिक्योरिटी नहीं बोलते हैं, लेकिन अब लिस्टिंग कर दिया गया है तो सिक्योरिटी बोलते हैं, क्योंकि मनी मार्केट को तो हम लोग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं ना, लेकिन उसके बाद हम सिक्योरिटी भी बोलते हैं। तो अपने ही कैरेक्टरिस्टिक्स को वो तोड़ती है। खैर क्या कीजिएगा, जहां पे फायदा हो। तो जो बैंक इशू करती है वो 7 डेज से लेकर 1 साल के लिए। अब इसमें जो इशू होता है वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है ये 1 लाख है, और इसके मल्टीपल के रूप में है। अगेन ये डिस्काउंट में था, बाकी सब जो हम बता दिए ना वो सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये एक प्रकार का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम लोग सिक्योरिटीज भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो है कि कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सीडी इशू करती है, इसको जो है ना आरबीआई बोलिए कि आपको रेटिंग चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रेजरी बिल की रेटिंग नहीं चाहिए, बट यहाँ पे रेटिंग इज रिक्वायर्ड फ्रॉम एनी रेटिंग एजेंसी। लाइक आपको बहुत सारे रेटिंग एजेंसी है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है केयर है, इकरा है, क्रिसल है, फिंच है, ये सब रेटिंग एजेंसी है। अब ये नहीं कि आप कहीं से भी रेटिंग लेके आए, जहां से आरबीआई बोलेगी वहीं से आपको रेटिंग लेकर आना है। ठीक है, दैट्स ऑल सीडी। प्रेजेंटली कौन सा मतलब जो बैंक इशू कर रहा है ये मतलब नहीं तो अलग अलग बैंक का अलग अलग है। अब आपको जाके मालूम करना होगा कि आपकी बैंक को आरबीआई ने किससे रेटिंग लेने के लिए बोला है। इतना घोष के क्वेश्चन नहीं पूछता है कि पार्टिकुलर बैंक किस रेटिंग एजेंसी से रेटिंग ली हुई है, क्योंकि नहीं वो नहीं हर मतलब ये कोई भी ले सकता है क्या जाके बैंक में खुद से सर्टिफिकेट ऑफ बैंक का डिपॉजिट? लेती है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ले सकता है। कोई भी जाकर बैंक से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ले सकता है। जिस तरह एफडी लेता है वो सर्टिफिकेट ऑफ हाँ, डिपॉजिट भी ले सकता है, रेट बिल्कुल। ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है इसमें? ये एफडी से ज्यादा होता है, एफडी से ज्यादा होता है, फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा होता है। ठीक है ना। तो कई बार जो है, एग्जाम्पल के लिए मतलब स्टेट बैंक जैसे इशू करता है हाँ कौन कौन सा? बिल्कुल बिल्कुल, स्टेट बैंक इशू करती है, सीडी इशू करती है। स्टेट बैंक को अगर पैसा की कमी होगी तो वह अगेन सीडी इसीलिए इशू किया जाता है कि पैसा की कमी है। अब अगेन यहाँ पे कुछ सीडी का एंड जो है एफडी का आपका डिफरेंस भी है। ठीक है ना। तो सीडी एफडी जो है आपका 7 डेज से लेकर 10 साल के लिए है, ये तो आपको मालूम है। ये जो है आपका 7 डेज से लेकर केवल 1 साल के लिए। दूसरा है कि एफडी पे आप लोन ले सकते हैं, इस पे नहीं ले सकते हैं। एफडी के लिए आपको नो रेटिंग इज रिक्वायर्ड, मतलब बैंक के लिए। ठीक है ना, बैंक को रेटिंग नहीं चाहिए, बट इसके लिए यस चाहिए। बिना रेटिंग का आप नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं। इसमें जो है 1 लाख या इसके मल्टीपल के रूप में आप सीडी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन एफडी में ऐसा कोई क्राइटेरिया जो है नहीं है। ठीक है ना। और भी है इसमें आप ये आपको सेकेंडरी मार्केट में लिस्टिंग होता है, इसका सेकेंडरी मार्केट में लिस्टिंग होता है, इसका नहीं होता है। ये ट्रांसफरेबल है, सीडी एफडी ट्रांसफरेबल नहीं है। इस तरह से एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सीडी एंड एफडी में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे सीपी बता एक चीज और सर, बोलिए ना। सीडी को बीच में हम ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं? एक 7 डेज बैंक को से नहीं दे 1 साल सकते हैं, यही मैं बता रहा था कि बैंक को नहीं दे सकते हैं। एक बैंक जो सीडी आपका इशू करेगी, ठीक है ना, जी। मान लेते हैं कि वो 6 मंथ के लिए अगर सीडी इशू करेगी, तो ये कोई बैंक जो है ना ये वापस 6 मंथ के पहले नहीं लेगी। अगर इसको आप फिर सेल करना चाहते हैं तो सेकेंडरी मार्केट में इसको सेल कीजिएगा। इसीलिए ना कि मनी मार्केट के लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए सेकेंडरी मार्केट में उसकी लिस्टिंग किया गया। सेल कीजिएगा तो सेकेंडरी मार्केट में सेल हो जाएगा और वहां पे आपको कोई ना कोई आइटम मिल जाएगा। तो आपको पैसा ही से ना मतलब है, आप बैंक को सेल किए या दूसरे इन्वेस्टर को सेल किया, आपको तो पैसा से मतलब है क्या। ठीक है। अच्छा, दूसरे इन्वेस्टर को भी अगर सेल करते हैं हाँ तो जिस तरह से हम लोग एफडी को प्री मैच्योर ब्रेक करते हैं, तो
जनरली ये प्रीमेच्योर पर उसको सेविंग हाँ। का रेट ऑफ इंटरेस्ट देते थे, क्या इसमें भी वैसा क्राइटेरिया है या उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें ब्रेक होगा उस डेट तक का? नहीं, अब यही बता कि हम ब्रेक करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हम डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। मतलब बैंक अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्रेक करेगी तो बैंक डिसाइड करेगी कि वो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कट करेगी। अगर मार्केट में आप सेल कीजिएगा बिफोर मैच्योरिटी, तो मार्केट डिसाइड करेगी कि उस समय वो कितना में सेल होगा, ये कोई नहीं बता सकता है। इसीलिए हमने बताया था कि हाईली सिक्योर होते हुए भी इस इसमें आपका फ्लक्चुएशन होता है। सिक्योरिटी का ये मतलब नहीं होता है कि वो कितना में सेल होगा, कितना में बिकेगा, उसमें फ्लक्चुएशन हो सकता है। कि कितना मांग है, मान लीजिए कि पर्टिकुलर समय में ट्रेजरी बिल का खूब मांग है तो हाई रेट पे बिकेगा। तो सिक्योर एंड अनसिक्योर मतलब इतना ही है कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतना ही से मतलब है। वो हम एफडी से लगा लेते हैं कि पैसा जो है निश्चित मिलेगा, नहीं निश्चित वाला बात नहीं। चलिए सीपी तुरंत बतलाते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं कि सीपी जो है वो स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इशू करती है। ये भी आपको 7 डेज से लेकर 1 साल तक के लिए होता है। इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है वो 5 लाख या इसके मल्टीपल के रूप में होता है। इसको कोई भी बाई कर सकता है, हम आप कोई भी बाई कर सकते हैं। ये डिस्काउंट मेथड पे इशू होता है, ये भी एक प्रकार का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में लिस्टिंग है जिसके चलते इसको हम लोग सिक्योरिटीज भी कहते हैं। तो दैट्स ऑल, इतना हमने बता दिया। आप प्लीज आप पढ़ के आइएगा, आपका जो क्लास होगा डे आफ्टर टुमारो होगा, ठीक है ना। इसमें एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि वही कंपनी सीडी सीपी इशू कर सकती है जिसका मिनिमम है आपको रेटिंग जो है A3 है। ये कर लीजिएगा। अब A3 क्या है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद से ट्राई पार्टी रेपो है, तो थोड़ा सा है, हम बता के इसको खत्म कर देंगे। तो क्वेश्चन वगैरह भेज देंगे, आप बनाइएगा। ट्राई पार्टी रेपो जो है वो बीच में मीडिएटर का एक काम करती है, आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आज के लिए इतना ही।